नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हैदराबाद के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली हम ये जानेंगे कि हैदराबाद किस तरीके से भारत के अंदर जुड़ा। हैदराबाद के साथ साथ मैंने यहाँ पे मणिपुर के बारे में भी बता रखा है कि मणिपुर किस तरीके से भारत का पार्ट हुआ और हैदराबाद भी किस तरीके से भारत का पार्ट हुआ। तो उसके लिए शुरू करते हैं। हैदराबाद, द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, वॉज सराउंडेड इंटायरली बाय Indian territory. Some parts of the old Hyderabad state are today parts of Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. ये कहता है कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैदराबाद है ये बहुत ही बड़ा था। पहली चीज, हैदराबाद तब का, आज तो बहुत छोटा हो चुका है, लेकिन उस वक्त जो हैदराबाद हुआ करता था वो बहुत ही बड़ा था। दूसरी चीज, वो इंटायर जो हमारे इंडिया है उसको कवर करता था। काफी इलाके जो बाउंड्रीज, जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो इन सब से क्या होता था, हमारा वो कनेक्ट हुआ रहता था। सम पार्ट्स ऑफ ओल्ड हैदराबाद स्टेट आर टुडे पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। देख लो, आप इमेजिन कर दो, हैदराबाद, उस वक्त का हैदराबाद को अगर देखे तो हैदराबाद हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश, तो यहां तक हैदराबाद का फैलाव था। मतलब कुछ पार्ट्स आज हैदराबाद के कर्नाटका में चले गए हैं, महाराष्ट्र में चले गए हैं और आंध्र प्रदेश के अंदर जा चुके हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो इससे कि हैदराबाद जो है वो कितना बड़ा था। अगला पॉइंट आता है, इट्स रूरल कैरिड द टाइटल निजाम। इसके जो वहां के रूलर था उसको निजाम के नाम से जाना जाता था और बहुत ही पावरफुल हुआ करता था। एंड ही वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। द निजाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद। जो उस वक्त का रूलर हुआ करता था उसको निजाम के नाम से जाना जाता था और ये वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन था। अगर कहीं कभी गिनती होती थी कि हैदराबाद मतलब देश के अंदर कितने अमीर लोग हैं तो निजाम की भी गिनती वहां की जाती थी। निजाम क्या चाहता था कि हैदराबाद है उसको एक इंडिपेंडेंट स्टेटस मिले, यानी वो हैदराबाद की एक अलग कंट्री बनाना चाहता था। इट मीन्स वो भारत के अंदर नहीं जुड़ना चाहता था। He entered into what was called the standstill agreement with India in November 1947 for a year while negotiation with the India government were going on. दरअसल क्या हुआ कि हैदराबाद का जो निजाम है उसने भारत के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे रहा। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के ये होता है कि जैसे हमारी जो बाउंड्री है वैसे रहने दो, आपकी जो बाउंड्री है वैसे रहने दो। अब हम ये करते हैं कि अभी मैं आपसे जुड़ने के लिए सोचता हूँ। हैदराबाद इंडिया को कह रहा था कि हम आपसे अभी विचार करते हैं कि हमसे जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए, और इंडिया ने भी टाइम दिया था कि देख लो हमारे साथ जुड़ जाओ, आप फायदे में रहोगे। तो उस वक्त हैदराबाद ने कहा था ठीक है अभी सोचते हैं। 1947 फॉर ए वाइल नेगोशिएशन विद इंडिया गवर्नमेंट वे गोइंग है। तो और इसी वक्त नेगोशिएशन चल रहा था कि जुड़ जाओ, ऐसा कर देंगे हम आपको, वो कर देंगे। इट मीन्स निजाम को मनाने की खूब सारी कोशिश की जाती थी। In the same time, a movement of the people of Hyderabad states against the Nizam's rule gathered force. अब क्या हुआ कि उस वक्त क्या हुआ कि जो निजाम है, निजाम के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया, क्योंकि जो निजाम है वो एक अच्छा रूलर नहीं था, वो लोगों पे ध्यान नहीं देता था, लोगों के लिए काम नहीं करता था। इसी वजह से निजाम की जो जनता थी वो बहुत ही ज्यादा निजाम से परेशान रहती थी। The peasantry in the Telangana region in particular was the victim of Nizam's oppressive rule and the rose against him. तो बेसिकली जो तेलंगाना का जो रीजन है वो वहां के जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा विक्टिम थे निजाम के, क्योंकि निजाम उन लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान करके रखता था। ऐसे में उसके खिलाफ वहां पे दंगे होने लगे, मतलब निजाम के खिलाफ धीरे धीरे गुस्सा लोगों का वहां पे इकट्ठा होने लगा। Women who had seen the worst of this operation joined the movement in large numbers. हालांकि निजाम के अंदर जो औरतें काम करती थी, इट मीन्स क्या, जो उसके हैदराबाद के अंदर जो औरतें भी थी उनकी भी कंडीशन अच्छी नहीं थी। निजाम औरतों के लिए भी ज्यादा वर्क नहीं किया करता था, उनके लिए कोई पॉलिसी वगैरह अच्छे से लेकर नहीं लाया करता था। और इस वजह से औरतें भी जब निजाम के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे, मूवमेंट चल रहे थे कि इसको हटा देना चाहिए, अच्छा रूलर नहीं है, तो उस वक्त औरतों ने भी इस चीज में पार्टिसिपेट किया कि हटा देना चाहिए, निजाम अच्छा रूलर नहीं है। द कम्युनिस्ट एंड द हैदराबाद कांग्रेस वर इन द फोरफ्रंट ऑफ द मूवमेंट। और ये जो मूवमेंट चल रहा था यहाँ पे कम्युनिस्ट जो थी और हैदराबाद जो कांग्रेस पार्टी थी वो आगे चल रही थी, मतलब इनको साथ लेकर चल रही थी कि हाँ हम बहुत सही है, आप निजाम को हटा दो, बहुत सही कर रहे हो आप लोग।
अब क्या हुआ, द निजाम रिस्पॉन्डेड बाय अनलीजिंग अ पैरामिलिट्री फोर्स नॉन एज अ रजाकार्स ऑन द पीपल। अब निजाम ने इसका रिस्पॉन्ड किया क्योंकि उसके खिलाफ उसके हैदराबाद के अंदर विरोध होने लगे, जनता विरोध कर रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी विरोध कर रही थी, जो हैदराबाद की कांग्रेस थी वो भी विरोध करने लगी थी। तो निजाम ने इसको कामली सॉल्व नहीं किया, उसने हार्श तरीके से सॉल्व किया। उसने क्या किया, रजाकार्स को भेजा। रजाकार क्या होते थे, द एट्रोसिटीज एंड द कम्युनल नेचर ऑफ द रजाकार न्यू नो बाउंड्स। तो जो रजाकार होते थे बेसिकली सैनिक हुआ करते थे निजाम के, और बेसिकली इनको इस वजह से ट्रेंड किया जाता था कि ये मतलब आपको जीत दिलाने के लिए, आप राजा की विश पूरी करने के लिए किसी भी क्रुएल्टी कर सकते हैं, मतलब किसी को भी मार सकते हैं, बहुत बुरा हाल कर सकते हैं। तो रजाकार को भेजा गया, और रजाकार जो कम्युनल टाइप के होते थे, इट मीन्स ये एक धर्म को निशाना बनाते थे, और वो धर्म था हिंदू। और रजाकार जो थे वो हिंदुओं के धर्म को ज्यादा निशाना बनाते थे। मुसलमान को तो ऐसा बात नहीं था, मुस्लिम्स को कुछ नहीं कहते थे या अलग कम्युनिटी को कुछ नहीं करते थे, पर मुस्लिम्स को छोड़कर और भी जो कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको ये ज्यादा निशाना बनाते थे, उनको मारते पीटते ज्यादा थे। दे मर्डर्ड, मेम्ड, रेप्ड एंड लूटेड टारगेटिंग पर्टिकुलरली द नॉन मुस्लिम्स। तो उन्होंने क्या किया, उनका नॉन मुस्लिम से यानी जो मुस्लिम नहीं थे उन पे ज्यादा इनका फोकस रहता था, उनका मार डालते थे, उनका रेप कर देते थे, उनके घरों को लूट लिया जाता था। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर टू आर्मी द टैकल द सिचुएशन। अब क्या हुआ, ऐसे में भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने आदेश दिया कि जाओ भाई हैदराबाद के अंदर जो सिचुएशन हो रही है उसको संभालो, ये तो बहुत ही खराब हो रहा है। इन सितंबर 1948 क्या हुआ, इंडियन आर्मी मूव्ड इनटू कंट्रोल द निजाम्स फोर्स। फाइनली निजाम सरेंडर, दिस लेड टू हैदराबाद एसोसिएशन टू इंडिया। फाइनली क्या हुआ, भारत की सेना जब हैदराबाद गई और समझाया बुझाया गया कि भाई ऐसा करना गलत है, तो फिर फाइनली जो निजाम है उसने सरेंडर कर लिया, अपना हार मान लिया, और वो उसने फाइनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन पे साइन कर लिया। इट मीन्स वो कहा कि ठीक है हम भारत के साथ जुड़ जाएंगे। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है हैदराबाद वाला, और शुरू होता है मणिपुर का टॉपिक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, जितना मैंने लिखवाया है उसे नोट कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद का तो पूछा जाता है। 80% चांस है कि हैदराबाद का है, 20% चांस है कि मणिपुर का है, पर हैदराबाद को बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मणिपुर को भी जरूर पढ़िएगा। मणिपुर का टॉपिक शुरू करते हैं। अ फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस द महाराजा ऑफ मणिपुर बौद्ध चंद्र सिंह साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन विद द इंडियन गवर्नमेंट। आजादी के कुछ दिन पहले क्या हुआ कि महाराजा जो मणिपुर है उन्होंने, बौद्ध चंद्र जो थे, उन्होंने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन पे कि हम भारत के साथ जुड़ जाना चाहते हैं, पर ऑन द अश्योरेंस दैट द इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर वुड बी मेंटेन। पर उन्होंने एक शर्त रखी कि हमारे देश की जो फ्रीडम है, जो ऑटोनॉमी है, वो मेंटेन रहेगी तो हम आपके साथ काम करेंगे, हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। भारत ने भी कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी देश की जो इंटरनल ऑटोनॉमी हम उस पर टांग वगैरह नहीं अड़ाएंगे, आप फ्री हो। अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन द महाराजा हेल्ड इलेक्शन इन मणिपुर इन जून 1948। फिर मणिपुर में इलेक्शंस हुए 1948 के अंदर प्रेशर के जरिए। एंड द स्टेट बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। तो क्या हुआ, जो स्टेट बना वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बना। इट मीन्स कि जहां पे राजा भी हो और कॉन्स्टिट्यूशन भी, जैसे अभी इंडिया के अंदर क्या है, केवल कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन अगर यहाँ पे राजा भी होता, किंग भी होता और कॉन्स्टिट्यूशन भी होता, तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की कहते हैं। Thus, Manipur was the first part of India to hold an election based on universal adult franchise। यहाँ से एक मार्क का पूछ लिया जाता है। मणिपुर वो स्टेट बना जहाँ पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी की बेस पर भारत के अंदर इलेक्शन करवाए गए। यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि भारत के अंदर कोई भी पर्सन वोट दे सकता है। एज लिमिट होती है, एज लिमिट थी, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, चाहे किसी ही जात से हो, आपका रंग काला है, गोरा हो, कैसा भी हो, इस चीज से मतलब नहीं होता। बस आपकी एज लिमिट इतनी होनी चाहिए जो इन्होंने तय की थी, उसके अकॉर्डिंग आप वोट दे सकते हो सभी लोग, किसी के साथ भेदभाव नहीं, इक्वेलिटी शो करती है जो। तो मणिपुर बना, ये पूछ लेता है कि मार्क में, एमसीक्यू में हो सकता है आपके आए। तो अगला पॉइंट आता है, इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर देयर वर शार्प डिफरेंसेस ओवर द क्वेश्चन ऑफ मर्ज ऑफ मणिपुर विद इंडिया। तो वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, मींस जहां पे जो लोगों ने, नेता वगैरह थे, जहां पे डिस्कशन वगैरह करते हैं, उसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली में इस चीज को लेकर डिस्कशन था, लोग गुस्से में थे कि भारत के, मणिपुर को भारत के साथ आपने सही नहीं किया कि मर्ज कर दिया।
while the state Congress wanted to merge other political parties were opposed to this। अब जो कांग्रेस थी वो सपोर्ट कर रही थी और जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज थे वो उसकी अपोज कर रही थी कि भाई ऐसा करना गलत था, मणिपुर को भारत के साथ ऐसी इस तरीके से जोड़ना गलत था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीडेड इन प्रेसरिंग द महाराजा इनटू साइनिंग अ मर्जर एग्रीमेंट इन सितंबर 1949। फाइनली क्या हुआ, भारत की गवर्नमेंट ने प्रेशर डाला मणिपुर के राजा पे कि भाई आप भारत के साथ जुड़ जाओ, और फाइनली उन्होंने मान लिया और भारत के साथ जुड़ गए। दिस कॉज्ड अ लॉट ऑफ एंगर एंड रिस्पेक्ट। This meant in Manipur that this repercussion of which are still being felt। अब इसकी वजह से क्या हुआ, वहां के लोगों को बहुत ही ज्यादा खराब लगा कि ये धोखा हुआ उनके साथ, मणिपुर के लोगों के साथ, और मणिपुर के लोग आज भी देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है इस चीज से, मतलब थोड़ी बहुत नाराजगी देखने को हमें मिल सकती है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर होता है मणिपुर हैदराबाद का, जो किस तरीके से उसको भारत के अंदर जोड़ा गया, बहुत इंटरेस्टिंग था, मजा आ गया होगा पढ़ के। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ये पढ़ जरूर लेना क्योंकि एग्जाम में आने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय।